हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज अभी की स्थिति में बहुत सारे नौकरी हेतु वैकेंसी जारी हुए हैं और आप सबको पता है हर जो वैकेंसी है, हर जो नौकरी का भर्ती है वो लिखित परीक्षा के माध्यम से होता है आजकल। और अब मुझे जहाँ तक जानकारी है ऐसा कोई परीक्षा नहीं है, चाहे एसएससी हो, पीएससी हो, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी भर्ती लिए जाते हैं सभी में गणित के प्रश्न आते ही हैं। इससे हमें पता चलता है कि वास्तव में गणित कितना जरूरी है। तो अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं और आपका गणित का नॉलेज वीक है तो मेरा यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं यह वीडियो का सीरीज बना रहा हूँ, इसको आप लोग अवश्य देखें, ये आपके लिए बहुत सहायक और कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए मैंने 3 प्रश्नों का कलेक्शन लिया हुआ है। ये प्रश्न खाद्य निरीक्षक परीक्षा, जो विगत खाद्य निरीक्षक परीक्षा हुआ उसमें यह शामिल किया गया था। उसी में शामिल 20 प्रश्नों को मैं 6-7 वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो अगर आप लोग चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, चलिए देरी न करते हुए सीधा आते हैं आज के वीडियो की ओर। अब आज के प्रश्न की ओर पहला प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न लिखा है, यदि दर्पणों के मध्य 90 अंश का कोण हो तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी या होगा। देखिए इसका एक सूत्र है, प्रतिबिंब, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब की संख्या, तो प्रतिबिंब की संख्या का एक सूत्र है, क्या है, 360 अंश बटे कोण। अब इसका मान को हमें घटा देना है इसमें से 1। अब इसको समझें, यदि 2 दर्पण है, मान लीजिए ये एक दर्पण है, ठीक है, और ऐसे एक दर्पण रखा गया है, तभी तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। लिखा है ना, यदि 2 दर्पणों के मध्य 90 अंश का कोण हो तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो इस तरह ये दर्पण है, इस तरह ये दर्पण है, एक दर्पण ये है, दोनों 2 दर्पण है, दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है और यहीं पर एक वस्तु रखा गया है। तो उस वस्तु की कितने प्रतिबिंब बनेंगे यह पूछा है। तो इसका बढ़िया सिंपल सा सूत्र है, याद रख लीजिए, 360 बटे, हमें जो भी कोण दिया रहेगा उसका बटे करना है, हल करने के बाद जो मिलेगा उसमें से 1 घटा देना है। चलिए देखते हैं क्या आता है। ठीक है, क्या करेंगे, 360 कितना कोण दिया है, देखिए 90 अंश, ठीक, घटा दिए, क्या आया, 9 1 कम 9 चौक 36। इस तरह क्या आया, इसका मान 4 ऋण 1 बराबर क्या मिला, 3। तो 3 प्रतिबिंब कुल बनेंगे। ये जो बी वाला है ये आंसर है। क्या करना है आपको, केवल ये सूत्र याद करना है, 360 अंश बटे कोण के मान में कोण का जो भी मान दिया रहेगा, दर्पण के बीच में कितना अंश का कोण बन रहा है उससे भाग कर दीजिए, उत्तर आएगा, उसमें से 1 घटा दीजिए। ठीक, बहुत सिंपल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न लिखा है हमारा, 2 खंभों जिनकी ऊंचाई 10 मीटर और 15 मीटर है समतल जमीन पर खड़े हैं। ये रहा देखिए समतल जमीन। अब यहाँ पर एक खंभा 10 मीटर है और दूसरा खंभा 15 मीटर है। प्रश्नानुसार देख लीजिए, समतल पर खड़े हैं, यदि इनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है, ये वाला हिस्सा निचला हिस्सा कहलाता है पाद यानी पैर, तो यहाँ के इसके बीच की दूरी कितना है, 12 मीटर, इनके बीच की दूरी 12 मीटर है। तो इनके शीर्षों के बीच की दूरी होगी, 2 शब्द आया, ध्यान दीजिए, पाद कहा जाता है खंभे के निचले हिस्से को, शीर्ष कहा जाता है ऊपर के हिस्से को। तो इन खंभों के शीर्ष के बीच की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी पूछा गया है। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ 12 मीटर है, तो अगर ऐसे खींचेंगे तो ये भी क्या होगा, 12 मीटर ही होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ 10 है तो यहाँ तक भी 10 होगा, चूंकि यहाँ तक 15 है तो 10 घट गया तो क्या बचेगा, 5 मीटर। स्वाभाविक सी बात है, बहुत सिंपल है ना, ये 10 है यहाँ तक तो यहाँ तक 10 ही होगा। ठीक, तो क्योंकि ये रेखा समांतर है तो ये बचाव कितना होगा जी, 5 होगा। तो ये देखिए हमारे पास क्या मिल गया, एक समकोण त्रिभुज मिल गया। आप लोग 10वीं में पढ़े होंगे ऊंचाई और दूरी से संबंधित त्रिकोणमिति के बाद ठीक पाठ होता है।
ठीक है। तो इसमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त करना रहता है और समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। एक कहलाता है नीचे वाला ये आधार, ये लंब और ये कहलाता है कर्ण। तो कर्ण इन तीनों भुजाओं में से कोई भी 2 भुजा ज्ञात हो तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं किससे? पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। देखिए आधार दिया है, लंब पता चल गया, तो क्या है? देखिए लंब का वर्ग क्या है? 5 का वर्ग धन आधार क्या है? 12 का वर्ग। हल कीजिए, 5 5 25 धन 12 12 में 144, कितना हुआ? 169। ये क्या बराबर है? कर्ण का वर्ग। तो कर्ण का मान जानना है हमें, यहाँ से यहाँ की दूरी कर्ण है, तो वर्ग का पक्षांतर करेंगे, क्या होगा? 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। वर्गमूल मतलब ऐसा कौन सा संख्या है जिसका उसी के साथ ऐसे गुणा करें तो ये प्राप्त होता है, तो यही 13 है। क्या दिया है? मीटर। तो यही आंसर है। इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा है? पहला वाला, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये हुआ नियम से विस्तार से जानने का कि इस प्रश्न को हम कैसे डिटेल में हल करते हैं। ठीक, अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक कैसे जानते हैं? ऑप्शन को देखिए, हर प्रश्न को डिटेल भी बनाया जा सकता है, ऑप्शन की सहायता से भी काफ़ी जल्दी बनाया जा सकता है। वो सभी प्रश्नों पर लागू नहीं होता, लेकिन काफ़ी प्रश्नों पर लागू होता है। चलिए देखें यहाँ, इसके लिए आप लोगों को एक सिद्धांत को जानना जरूरी है, समकोण त्रिभुज का सिद्धांत। ये यहाँ देखिए, इसको बोला जाता है आधार, ये भुजा कहलाता है लंब और ये भुजा कहलाता है कर्ण। तो आप लोगों को बता दूं, आधार और लंब की जो माप है उससे हमेशा कर्ण का जो माप है वो हमेशा अधिक होता है। ठीक है, इसमें देखिए ये 5 मिला था, ये 12 मिला था। इसका कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों भुजाओं में सबसे बड़ा भुजा आधार है, तो ये 12 से उत्तर हमेशा अधिक ही मिलेगा। यानी आधार या लंब में जो भी बड़ा है उससे बड़ा रहना फिक्स है कर्ण का मान। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न में 12 से बड़ा ये 13 है, ये तो 12 दिया है, तो 12 कभी भी नहीं हो सकता कर्ण का मान। अभी बताया हूँ आप लोगों को कि लंब और आधार से हमेशा बड़ा ही होगा, तो ये हो ही नहीं सकता, ये छोटा तो हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। इसका सिंपल उत्तर देगा ही, इसका मतलब 12 से बड़ा यही आंसर है, तो यही इसका आंसर है। ठीक, इस तरह हम ऑप्शन की सहायता से भी आसानी से उत्तर तक पहुंच सकते हैं। चलिए देरी न करते हुए अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा प्रश्न है, देखिए 16 सही 2/3%, 2/15 और 0.17 नहीं 1/7 में से कौन सबसे बड़ा है, यानी बड़ा छोटा पहचानना है। लेकिन ध्यान दें यहाँ 16 सही 2/3% में लिखा है, एक संख्या प्रतिशत में है, दूसरा ये भिन्न के रूप में लिखा है, और तीसरा किस में लिखा है जी? दशमलव के रूप में लिखा है। तो चाहे इकाई वाला हो, ठीक है, अलग अलग इकाई वाला जो पढ़ते हैं, दूरी चाहे किलोमीटर, लंबाई, ये सब वाला जिसमें इकाई को बदलते हैं, किलोमीटर को मीटर, मीटर को किलोमीटर में, सेकंड को घंटा, मिनट, ऐसे। तो इसी तरह यहाँ भी जो संख्या है वो 3 रूप में लिखा है, एक प्रतिशत में है, दूसरा भिन्न के रूप में संख्या है, और तीसरा दशमलव के रूप में। तो जब तक हम तीनों को एक समान रूप में नहीं बदल देंगे एक प्रकार के संख्या में, तब तक कौन छोटा है कौन बड़ा ये नहीं जान सकते। ठीक है, ये इसका नियम है। चलिए देखिए पहले बदलते हैं। तो इसको मिश्र भिन्न है, देखिए तो इसको तोड़ेंगे, 16 3 48, 48 दूनी 50/3। प्रतिशत का होता है 1/100। ठीक, प्रतिशत माने प्रतिशत, प्रति माने बटे करके 1/100 हो गया, प्रतिशत माने बटे 100 होता है, हो गया। अब देखिए इसको हल किए करेंगे, इसको लिख देते हैं पहले 2/15। अब इसको भिन्न लिखेंगे तो क्या करेंगे, 10 ऐसे लिखेंगे, दशमलव की जगह में 1 और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0, ये भी भिन्न में बदल गया। अब इसको देखिए हल कर लेते हैं, 50 से कम 50 दूनी क्या आया, ऊपर 1 × 1, 1/1, 3 दूनी 6, ये मिला 2/15, ये मिला 17/100। अब देखिए इस तरह भिन्न प्राप्त हो तो कौन बड़ा है कैसे जानेंगे? चलिए देखते हैं, इनका तिर्यक गुणा कर दो, तो 15 1 कम 15 मिला, इसका 6 दूनी
12। तो देखो किसके अंश के ऊपर बड़ा संख्या मिला, ये 12 है 15 है तो ये भिन्न बड़ा है। अब इसके साथ चेक जांच करना है तो 1/6 बड़ा है तो ये तो हो ही नहीं सकता बड़ा। अब इसको लेते हैं 17/100। अब देखिए तिरिया गुणा फिर 100 एक कम 100। अब इसका गुणा करें 6 कैसे 6 7 42, 6 कम 6 6 4 10। किसका अंश के ऊपर बड़ा संख्या मिला, इसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 17/100, यानी कि 17/100 कहाँ से मिला था जी, ये यहाँ से 0.17 को हम बनाए थे भिन्न तब मिला। तो इसका मतलब यही 0.17 माने ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, तो ये छोटा बड़ा जानने के लिए हमने क्या किया, देखो प्रतिशत के रूप में एक भिन्न एक दशमलव संख्या के रूप में दिया हो तो सबको पहले भिन्न बना दो, भिन्न बना दो। अब भिन्न बनाने के बाद कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है, ये जांचने का नियम बढ़िया सबसे सरल नियम है। दो भिन्नों में इस तरह तिर्यक गुणा करो, जिस अंश के ऊपर बड़ा संख्या मिलेगा वो भिन्न बड़ा होता है। हमारे पास 3 भिन्न था तो बड़ा मिला, उसका फिर तुलना करने के लिए दूसरे भिन्न बगल में लिखेंगे, फिर तिर्यक गुणा करेंगे, जिस अंश के ऊपर बड़ा संख्या मिलेगा वही भिन्न हमेशा बड़ा होता है। इस तरह हमें इन तीनों में कौन सा भिन्न बड़ा है वो पता चल गया। तो इस तरह आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा आप लोगों को दिलाना है और मैं गणित के कठिन से कठिन अवधारणाओं को सरल शब्दों में सरल ढंग से विस्तार से के साथ साथ कैसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी हल कर सकते हैं, ये मैं अपने वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो में बने रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।